तो लास्ट टाइम हम लोग स्टडी कर रहे थे कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग ने बात करी थी कि सुपरपोजिशन क्या होता है, मतलब बहुत सारे मासेस रखे हैं और किसी एक मास के ऊपर हमने फोर्स कैलकुलेट करना है, उसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो लास्ट वाला रिवाइज हो जाएगा, हम लोग ने क्या पढ़ा था। आप इमेजिन करो हमारे पास ये दो एक्सिस हैं, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक मास रखा हुआ दैट इज m, यहाँ पे एक मास रखा है 2m और यहाँ पे एक मास रखा है 4m। एंड सपोज करो ये डिस्टेंस है a के इक्वल एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू a। यहाँ पे हम एक और मास रख देते हैं दैट इज 4m एंड डिस्टेंस इज 2a। और कोई आपसे बोलता है फाइंड फोर्स ऑन m, मतलब m के ऊपर हमने फोर्स बताना है कि m के ऊपर कितना फोर्स काम करेगा। दिस यू हैव टू कैलकुलेट। परफेक्ट, 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से ट्राई करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, हमारे पास है 2m बेटा, 2m मास, m मास को धक्का मारेगा किधर को, इधर को, और इस फोर्स को बोलेंगे F1, सही रहेगा। सिमिलरली 4m मास m मास को पुश करेगा इधर को, उसको हम बोलेंगे, नहीं डायरेक्शन सही है गलत हो गई? सब गलत हो गई, गलत हो गई। वेरी गुड, बड़ी देर में बोले। तो धक्का नहीं लगाएगा, पुल करेगा, है ना। तो हम ऐसा करते हैं, इसको सही बनाते हैं, राइट। तो अब क्या होगा, 2m मास m मास को अपनी तरफ खींचेगा इधर को, फोर्स कितना F1, और 4m मास भी m को अपनी तरफ खींचेगा, इसको हम F2 मान लेते हैं, और ये वाला 4m भी m को अपनी तरफ खींचेगा, F3 मान लेते हैं। बहुत बढ़िया, नाउ वी हैव दिस F1 इक्वल टू G m2m upon a square, this F2 equal to G m4m upon 2a square, that is G m square upon a square. F3 is equal to G m4m upon how much, a square, that becomes 4G m square upon a square. तीनों बातें निकल आई, F1, F2 और F3 निकल आया। एक काम करते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं m का, ये रहा m। इस पे टोटल फोर्स एक इधर को लगेगा और वो क्या होगा, दोनों का सम, मतलब ये वाला और ये वाला, दोनों मिला के कितना हो गया, दोनों मिला के हो गया 3G m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। बच्चों को समझ में आ गया। एक इधर को आएगा कितना, 4G m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। बच्चों नेट फोर्स किधर आएगा, नेट फोर्स आएगा इधर, इसका नाम क्या होगा, F नेट। और F नेट को लिखेंगे हम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3G m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4G m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। समझदार बच्चे हैं। और 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। बच्चों समझ में आया? आंसर आएगा F नेट, that F net equal to 5G m square upon a square is the answer. I think आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों? Yes sir, same आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड हो गया। तो नाउ वी हैव बेसिक रॉड है, ये रॉड है, और रॉड में देखो मास है, पूरे में मास 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 मास, और यहाँ पे एक मास रखा था, यहाँ पे भी एक मास रखा था, है ना। और इसका डिस्टेंस शायद मैंने ये a बोला था जहां तक मेरे को याद है, और ये शायद था l के बराबर, यस नो। और ये जो छोटा सा पॉइंट है इसका, इस मास की वैल्यू शायद स्मॉल m और इसकी वैल्यू शायद कैपिटल M। तो बोलोगे सर एक रॉड इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट मासेस, वन रॉड इज द क्रिएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट मासेस। सो व्हाट डू वी डू, इस वाले m मास से, इस वाले m मास से हम x डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, x इज एनी डिस्टेंस, कर लिया। और फिर हम क्या करते हैं, उस डिस्टेंस पे जाते हैं, ये x हो गया, और यहाँ पे एक छोटा सा थिकनेस ले लेते हैं, इतना छोटा। ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये डिस्टेंस x होगा, मान लो कि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस x होगा, तो इसका थिकनेस कितना होगा, इसका थिकनेस होगा dx के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, ये dx, इसमें छोटा सा मास होगा, दैट मास इज वेरी स्मॉल मास, उसको हम क्या बोलेंगे, dm बोलेंगे। सो इसको निकाल के हम रखते हैं बाहर, यहाँ पे ऐसे रखते हैं, और इसको बोलते हैं हम dm। और इससे x दूर हमने एक मास रखा हुआ है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं m। अब ये काम करते हैं, हमने फोर्स मान लो इस पे निकालना है, इसके ऊपर। सो ये छोटा सा मास
इस वाले मास को अपनी तरफ खींचेगा इधर को, और फिर ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगा, छोटा सा लगाएगा। छोटे से फोर्स का नाम क्या होगा? dF, and that dF is equal to g m1 m2 अपॉन x स्क्वायर। परफेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम dm की वैल्यू रखेंगे। dm की वैल्यू कैसे रखोगे? यहाँ लीनियर रिलेशन लगाते हैं बेटा। l लेंथ का मास m होता है, यूनिट लेंथ का मास m बाय l होता है, तो dx लेंथ का मास होता है m अपॉन l इंटू dx। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं dm। सो बेसिकली dm इज दिस m अपॉन l इंटू dx। हम उसको यहां पे प्लेस कर देते हैं, तो रिलेशन इज g m बाय l इंटू dx अपॉन x स्क्वायर। ध्यान से देखें तो ये कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, केवल x वेरिएबल है ये वाला। तो हम क्या करते हैं? इसको बाहर निकालते हैं, बाकी को इंटीग्रेट कर देते हैं। सो df का इंटीग्रेशन करेंगे, उधर आएगा g m अपॉन l, नीचे x स्क्वायर था ना, ऊपर जाके हो जाएगा x पावर -2, साथ में आएगा dx। नाउ यू चेक दिस। हम लोगों ने ये चीज बाहर निकाल ली और x की पावर ऊपर जाके -2 हो गया, ऐसे कुछ। अब हम रखेंगे लिमिट। लिमिट किसकी रखनी है? x की रखनी है। x देखो, ये x है, दिस इज x, ये भी x है, ये भी x है। x तो कुछ भी हो सकता है ना। हमने इंटीग्रेट कहां से शुरू करना है? इंटीग्रेशन यहां से शुरू करना है, बिकॉज रॉड यहां से स्टार्ट हो रही है। जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पे x की वैल्यू कितने के इक्वल है? a के इक्वल है। और इंटीग्रेट कहां तक करते 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 कहां तक जाना है? वी हैव टू इंटीग्रेट टिल दिस पॉइंट। अगर तुम यहां तक इंटीग्रेट करोगे तो टोटल डिस्टेंस आएगा ये वाला, और वो कितना होगा? ये a प्लस l। टोटल कितना आएगा? a प्लस l। सो वी हैव लोअर लिमिट इज a, अपर लिमिट इज a प्लस l। और df का इंटीग्रेशन f आ जाएगा, वो आएगा g m अपॉन l, x पावर n प्लस 1, और n प्लस 1 होता था ना इंटीग्रेशन में, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, a से लेके a प्लस l तक। नाउ दिस वैल्यू इज g m अपॉन l, and it is x power -1 upon -1 a to a plus l. Now this is equal to g m upon l, और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? x पावर -1 है ना, ओके। सो इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन x a to a plus l। मैं लास्ट टाइम समझाया था कि अगर हम अपर लिमिट प्लेस करते हैं, मतलब x की जगह हम a प्लस l प्लेस करेंगे तो माइनस आएगा, अगर हम इसको प्लेस करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। मतलब इट विल बिकम लाइक g m अपॉन l 1 अपॉन a -1 अपॉन a प्लस l। रेस्ट लिमिट आप रख के देखो, आपको क्लियर हो जाएगा सारा। एंड नाउ दिस बिकम्स g m अपॉन l a प्लस l माइनस a अपॉन a टाइम्स a प्लस l, और यहां से a कैंसिल हो गया, नीचे l है वो भी कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज g m अपॉन a इंटू a प्लस l वॉज द फोर्स। लुक एट दिस अगेन, लुक फ्रॉम द बिग टॉपिक होता है, और मैं सामने लिखता हूं और तुमसे आंसर पूछता हूं कि ग्रेविटी का क्या मतलब होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटी? तो नीचे खींचना कोई भी बॉडी के द्वारा हमें। तो व्हाट इज ग्रेविटेशन? सर दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स होती है। तो ये है फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस, मतलब किसी भी दो मासेस के बीच में फोर्स लगेगा उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन इज स्टडी ऑफ द फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस ऑफ दिस यूनिवर्स। क्लियर? सो व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी इज फोर्स बाय अर्थ। स्पेसिफिकली मून सन की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? केवल अर्थ। फोर्स बाय अर्थ ऑन एनी बॉडी। सो आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। ग्रेविटी का ये मतलब होता है, ग्रेविटेशन का ये मतलब होता है। सो इस चैप्टर का नाम ग्रेविटी नहीं है, इसका नाम क्या है? ग्रेविटेशन। सो वी स्टडी द फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज, मे बी सन अर्थ, मे बी मून अर्थ, मे बी यू एंड मी, may be between any two masses. When we talk about the force between any two masses, then it's called gravity. If we talk about force by the earth,
on any particular body, then it's called gravity. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। मैं कुछ लाइंस बोलता हूं, आप चाहें तो अभी लिख लो। कोई आपसे पूछे ग्रेविटी क्या है, तो तुम बोलोगे ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by earth towards its center. Towards, ये मास दिख रहा है आपको छोटा सा, इसको अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, इधर को नहीं खींचेगी, गलत, इधर भी नहीं खींचने वाली, फिर किधर खींचने वाली है, ये इधर को खींचेगी, जिससे डायरेक्शन कहां पे जा रही है, सेंटर की तरफ जा रही है। क्लियर हो गया? इसका मतलब ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by earth towards its center on a body lying near its surface. Near its surface मतलब कोई भी बॉडी सरफेस के पास, सरफेस के ऊपर की बात नहीं हो रही, सरफेस के पास का मतलब कहीं, मतलब इधर कहीं, इधर 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 कहीं भी, सरफेस के आसपास कहीं भी होगा, तो उन बॉडीज पे जो फोर्स लगेगा वो कहां पे लगेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा। ये है ग्रेविटी। और मैंने ग्रेविटेशन में आपको डिफरेंस बता दिया, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। परफेक्ट। एक टर्म आता है जिसका नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो वी हैव दैट टर्म इसका हम एक कहानी देखते हैं। हमारे पास है अर्थ, ये हमारे पास बॉडी, बॉडी का मास m ले लेते हैं यार, एंड यू होल्ड करा हुआ है, ठीक है। इस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन आएगा? तो जीरो। एग्जैक्टली। हम क्या बोलेंगे, होल्ड करा हुआ है, तो क्या होगा, देयर इज फोर्स बाय अर्थ on this body but acceleration, बेटा समझ आया? तुमने अर्थ के आसपास किसी भी बॉडी को पकड़ा हुआ है, होल्ड करा हुआ है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा लेकिन एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। न्यूटन एक पेड़ के नीचे सो रहे हैं और पेड़ के ऊपर एप्पल लगे हैं और वो बस लगे हुए हैं और वो लटके हुए हैं। न्यूटन से कोई बोले कि इनके ऊपर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, तो आंसर आएगा इनके ऊपर लग रहा है 0 एक्सेलरेशन, क्योंकि वो होल्ड हैं, ब्रांचेस ने उसको होल्ड करके रखा हुआ है एप्पल को, वो लटके हुए हैं बस, इसलिए उनके ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा और एक्सेलरेशन 0 आएगा। हाँ, लेकिन जैसे तुम इसको फ्री कर दोगे, हमारे पास ये अर्थ और हमारे पास ये वाला मास, और तुमने क्या कर दिया, फ्री। अभी क्या होने वाला है, जैसे तुम इसको फ्री करोगे ये भागेगा और इसमें आएगा एक्सेलरेशन। तो तुम कैसे निकालोगे, तुम बोलोगे सर इसके ऊपर लगेगा फोर्स और फोर्स की वजह से इसमें आएगा एक्सेलरेशन, तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑन बॉडी इक्वल टू एफ, और न्यूटन का कौन सा लॉ, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। इसका मतलब अगर हम अर्थ के सरफेस के आसपास किसी भी बॉडी को छोड़ दें तो वो भागती है, एक्सेलरेट होती है, और उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी लाइन हम समझ लेते हैं। लाइन ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफाइंड एज, बेटर नोट करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफाइंड एज the force of gravity acting on unit mass of body placed near surface of earth, इमेजिन करो ये हमारे पास अर्थ है और हमारे यहां पे एक मास रखा हुआ है, यहां पे मास रखा है, तो अर्थ क्या करेगी, अर्थ इसको अपने फोर्स से खींचेगी। और मैंने आपको शेल थ्योरम बताई थी, तो मैंने आपको कुछ समझाया था। मैंने कहा था कि ये जो बॉडी है ना, ये पूरी बॉडी अगर हम इसके सरफेस के ऊपर कहीं पे रखे होंगे तो स्फेरिकल बॉडी
ओनली स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉडी ऐसे बिहेव करती है जैसे इसका सारा मास कहां पे, सेंटर पे। हम ऐसा मान लेते हैं कि अर्थ का रेडियस आर के बराबर है। बेटा ध्यान से सुनना, हम मान लेते हैं कि अर्थ का रेडियस है आर के बराबर। तो अगर इस अर्थ का सारा मास हम अज्यूम करें कि यहां पे रखा होगा, तो इसके और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, आर के बराबर हो गया। तो हमारे पास आएगा फोर्स ऑन स्मॉल एम इज एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स आ जाएगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं वो कितना होगा, वो होगा एफ अपॉन एम। और वो कितने के इक्वल आएगा, वो आएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। और ऐसे वाले एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे वाले एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका नाम होता है जी। सो दिस जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम अर्थ का मास प्लेस करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेस करें, तो इस जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेट होके आ जाती है। परफेक्ट है। इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस। ध्यान रखना, नियर अर्थ सरफेस। किसी को डाउट है इतने में? कोई हमसे पूछे कि जी और जी में क्या रिलेशन होगा, कोई ऐसे पूछता है तुमसे कि रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, इन दोनों जी में क्या रिलेशन होगा, तो सिंपल है, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा। तो तुम बोलोगे सर ये क्या होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे आर का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ और एम का मतलब मास ऑफ अर्थ। कोई अगर तुमसे ऐसे बोल दे कि सर हमें ये मालूम है, हमें ये मालूम है, हमें ये मालूम है, बताओ जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो तुम बोलोगे सर ऐसे निकाल पाएंगे, जी आर स्क्वायर अपॉन एम। ये कब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, व्हेन समबडी से इसकी हमें ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, बताओ जी कितना होगा, तब तुम ये वाला फॉर्मूला लगा के इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर पाओगे। आई होप आपको समझ में आ गया। कई बार आपसे पूछा जाता है कि मास ऑफ अर्थ बताओ, मतलब हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ अर्थ। तो एक बच्चा बोला सर बहुत आसान है, अर्थ को उठा के वेइंग मशीन के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना अगर हमें कुछ भी खरीदना हो दुकान से तो हम क्या करते हैं, चीजों को उठाते हैं और वेइंग मशीन के ऊपर रख देते हैं। तो एक बच्चा बोला सर बहुत आसान है, अर्थ को उठाएंगे और वेइंग मशीन के ऊपर रखेंगे और उसका मास आ जाएगा। बच्चों ये सही स्टेटमेंट है कि गलत है? फिर क्या हुआ होगा, हमें कुछ नोन डेटा पता होंगे और अननोन डेटा को हमने उसकी हेल्प से निकाल लिया होगा। मतलब अगर कोई हमसे बोले कि इफ वी नो जी, आपको कैसे जी कैसे पता होगा, जी तो पता हो जाएगा। हम अर्थ के सरफेस के पास एक वैक्यूम ट्यूब बनाते हैं। वैक्यूम क्यों, जिससे हवा का रेजिस्टेंस ना लगे। वैक्यूम ट्यूब में से किसी बॉडी को गिराते हैं, और बॉडी के गिरने का, मान लो हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस के पास हम एक वैक्यूम ट्यूब बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, और इस ट्यूब में से किसी बॉडी को गिराते हैं। तो अगर ये एच हाइट गिर रही है ना, एच हाइट गिरने का टाइम पता कर लेते हैं हम। बहुत ही अच्छी सी वॉच लेके आते हैं, पूरी सेंसिटिव वॉच लेके आते हैं, और हम पता करते हैं कि यहां से लेके यहां तक गिरने में कितना टाइम लग गया। तो एच तुम्हें मालूम था, टी तुम्हें मालूम था, तुम्हें एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, और वो कुछ और नहीं होगा, वो क्या होगा, जी। तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जी निकाल लोगे, इसका मतलब जी तुम्हें ऑलरेडी पता हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इफ वी नो जी कॉमा आर, और साथ साथ में जी, ये हमें ऑलरेडी पता था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो हम लोगों ने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में पता करा था। तो अगर तुम्हें ये मालूम है, ये मालूम है और ये मालूम है, तो तुम मास निकाल सकते हो। मास कैसे निकालोगे, हमारे पास अभी अभी रिलेशन आया था, वो क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कोई बोले एम निकालो, तो एम को हम लोग कैसे निकालेंगे, एम आएगा जी आर स्क्वायर अपॉन दिस जी, और इसकी वैल्यू अभी मैंने बताया था 9.8, आर की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁻⁴। किसी को पता है कितना होता है, रेडियस होती है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो ये डेटा हम धीरे धीरे करके सीख जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे आपको सब कुछ याद होता जाएगा कि मैंने क्या बोला। तो अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, या 6400 किलोमीटर। R is equal to 6.4 into 10⁶ मीटर, या 6.4 into 10⁻³ किलोमीटर, या 6400 किलोमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ होता है। क्लियर हो गया, ये हमें ऑलरेडी पता होता है। डिवाइडेड बाय
जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 का वैल्यू डालेंगे और थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करो 10⁻24 kg और यहां से आ जाएगा 6.018 समथिंग इंटू 10⁻24 kg ओनली। थोड़ा सा मास है बस, ज्यादा नहीं है। ठीक बात है, ये हमारी अर्थ का मास निकल आया। बच्चों ओके हो रहा है? यस सर। यस सर। बहुत अच्छी बात है। कोई अब तुमसे पूछता है कि डेंसिटी ऑफ अर्थ बताओ, कोई आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि हाउ टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ अर्थ। ये कैसे निकालेंगे हम? डेंसिटी ऑफ अर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी ने आपसे पूछा कि डेंसिटी ऑफ अर्थ बताओ, तो तुम बोलोगे देखो सर हम जानते हैं हमारे पास ही अर्थ है। सच बताऊं, सच तो ये है कि इसके सेंटर पे कुछ और चीजें होती हैं, बीच वाले में कुछ मेटल्स होते हैं, रॉक्स होती हैं, पानी होता है। वैसे मतलब अर्थ इज मेड ऑफ सो मेनी डिफरेंट वेरिएंट, अलग अलग चीजों से बना हुआ है। लेकिन हम लोग कौन सी डेंसिटी निकालते हैं? हम एवरेज निकालते हैं। हम कौन सी निकाल रहे होते हैं बेटा? एवरेज निकालते हैं। अब एवरेज कैसे निकालेंगे? हम अच्छे से जानते हैं, डेंसिटी को अगर हम रो से डिफाइन करें, रो, तो ये हमेशा क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। आपको समझ आ रहा है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम लिखेंगे ऐसे और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। और हम यहां से वैल्यू डालेंगे। एम की वैल्यू अभी अभी कहां थी? देखो पीछे, ये एम की वैल्यू आ रही थी बेटा GR² अपॉन जी, है ना? ऐसे वैल्यू आ रही थी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं GR², है ना? देखो, अपॉन कैपिटल जी। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अपॉन कैपिटल जी डिवाइडेड बाय 4/3। 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आएगा पाई आर क्यूब। बच्चों समझ आ रहा है? और यहाँ से वैल्यू देखो, एक R² से R² कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? हमारे पास वैल्यू आएगी 3G अपॉन 4 पाई आर जी। अब हम इनकी वैल्यूज को डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे हम? दिस इज 3 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22/7, हम जानते हैं, इंटू आर की वैल्यू अभी निकाली थी हम लोगों ने 6.4 इंटू 10⁻6 एंड जी वॉज 6.67 10 पावर माइनस 11। बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। कैलकुलेटर sir. उठाओ और आंसर कैलकुलेट करो। Yes, sir. जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर आएगा तकरीबन दिस रो इज इक्वल टू नियरली 5.5 इंटू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। मतलब 5500 kg पर मीटर क्यूब। पानी से हल्का कि पानी से भारी, और इसकी 5.5 टाइम्स ज्यादा डेंसिटी है, मतलब अर्थ ज्यादा भारी है। तो अगर एक बड़ा सा पूल भरा हो, पूल कितना बड़ा हो? जिसका डायामीटर अर्थ से ज्यादा। 12,800 किलोमीटर से ज्यादा हो। समझ आ रहा है? एक बड़ा सा पूल बनाते हैं हम लोग जिसका डायमीटर 12,800 किलोमीटर, समझते हो? उससे भी ज्यादा हो। उसमें हम अर्थ को उठाएंगे फुटबॉल की तरह और उस पूल में डाल देंगे, तो क्या होगा? ये अंदर डूब जाएगी, बुड़ुम बुड़ुम करके। क्यों डूबेगी? क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है। ये अर्थ है ना? अगर हम यहाँ पे होंगे, यहाँ पे, तो हम अर्थ के सेंटर के ज्यादा क्लोज हैं। अगर हम ऊपर चले जाएं तो हम अर्थ के सेंटर से दूर चले गए, तो हमारे पे अट्रैक्शन सेम लगेगा कि कम लगेगा? कम अट्रैक्शन होने का मतलब कि हमारे पे फोर्स कम लगेगा, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कैसा होगा? कम होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम सरफेस के पास होते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा, अगर हम ऊपर चले जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी। सिमिलरली हम अर्थ में गड्ढा बनाते हैं, बनाते जाते हैं और यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ पे जब हम यहाँ बैठे होंगे ना, तब भी हमारे पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम नहीं आएगा, मतलब इसके बराबर नहीं आएगा, बट इससे कैसा आएगा? डिफरेंट आएगा। सो वी हैव वन आर्टिकल एंड दैट आर्टिकल इज कॉल्ड की वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अलग अलग पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो सेम नहीं आने वाला। रादर अभी हम बहुत कुछ देखेंगे बेटा। ये हाइट के साथ भी वेरी करता है,
तुम ऊपर जाते जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफर होता जाएगा, डेप्थ के साथ भी वेरी करता है, और तो और पोल पे डिफरेंट होता है और इक्वेटर पे डिफरेंट होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से भी अफेक्ट करता है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिनकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है। परफेक्ट है। तो हम सबसे पहला पॉइंट करते हैं सरफेस, ऑन सरफेस। बहुत ध्यान से समझना, हम कहां पे अभी अर्थ के सरफेस के पास में है। तो ये हमारी अर्थ और हम है यहां पे बिल्कुल सरफेस के पास। हमारा मास m और अर्थ का मास है m e, e स्टैंड्स फॉर अर्थ, और इसका रेडियस कितना है, इसको हम ले लेते हैं आर ई, आपको याद रहेगा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब हम स्फीयर के बाहर होते हैं तो स्फीयर बिहेव करता है जैसे उसका सारा मास कहां पे रखा हो, सेंटर पे। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स ऑन एम इज एफ इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। बेटा फोर्स आ गया, किस पे लग रहा है फोर्स, इस पे। कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। किधर को लगा रहा है, सेंटर की तरफ। अगर हम इसको छोड़ दें तो क्या होगा, ये भागेगा विद सम एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन का नाम क्या है, एक्सेलरेशन का नाम है g, और वो कितना आएगा बेटा, f अपॉन m। देखो ध्यान से, f कितना लिखा है, जी एम अपॉन जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। जब m से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, हमारे पास बचेगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। ये कहां पे आ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन, ये आ रहा है ऑन दी ऑन सरफेस। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। अब हम कहां की बात करें, अब हम बेटा हाइट की बात करें। अब हम सरफेस पे नहीं, हम ऊपर निकल गए, काफी ऊपर चले गए। तो अब ये हमारे पास अर्थ है और हम यहां पहुंच गए, और हमारी ऑलरेडी हाइट कितनी हो गई है, h हो गई, और अर्थ के सेंटर से हम ऑलरेडी कितना दूर थे, आर ई दूर थे। इसका मतलब हम क्या मान के चलते हैं कि अर्थ का सारा मास कहां पे है, सेंटर पे, और हमारा मास कौन सा है, ये वाला। ध्यान रखना, स्मॉल m किसका मास है, हमारा मास है, ठीक है ना। और ये किसका मास है, अर्थ का मास है, और हमारा मास कितना दूर है अर्थ से, आर ई प्लस एच दूर है। क्लियर हुआ। तो कोई तुमसे बोले कि फोर्स ऑन m, तो इस वाले मास को अर्थ की तरफ खींचेगा, है ना, नीचे को, ऐसे देखो ऐसे। तो मैंने क्या लिखा यार यहाँ पे देखो, फोर्स ऑन m, तो वो आएगा F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर, जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज दैट, इसके ऊपर फोर्स आ जाएगा, है ना, और वो नीचे की तरफ लगेगा। बहुत अच्छी बात है। सो अब एक्सेलरेशन क्या आएगा, हम जानते हैं यार एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, एंड व्हाट इज दैट, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको अब जी नहीं बोलेंगे यार, जी बोलना अच्छा नहीं लगेगा, जी तो इसको बोल रहे थे, इसको क्या बोलेंगे, जी डैश। बच्चों पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, यस सर, आ गया। सच सच बोलना, जी डैश जी से ज्यादा है कि कम है, ये ज्यादा हो गया इसलिए ये कम हो गया। वेरी गुड, बड़ा दिमाग है इन बच्चों में। तो मतलब मैं एक लाइन लिख सकता हूं ना, लाइन लिख सकता हूं कि जी डैश लेस देन जी। बहुत बढ़िया, एक बार और लिखते हैं इसको, है ना, जी डैश इक्वल टू लिखेंगे जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अच्छा, आर ई को बाहर निकालते हैं तो आएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। बच्चों तो जी डैश इक्वल टू जी अपॉन, ये भी सही है ना, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला लगाने का फायदा पता क्या हुआ, ये लगाने का ये फायदा हुआ कि यार बेकार में, ये बहुत बेकार सी वैल्यू होती है ना, इतनी बड़ी सी वैल्यू है, ये भी बहुत बड़ी सी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है। जैसे कोई आपसे एग्जांपल दे, एग्जांपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 6400 किलोमीटर फ्रॉम surface of earth. Now let us try g dash equal to g upon 1 plus h by re का whole square, that is g upon
1 प्लस एच खुद क्या होगा, आर ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। परफेक्ट हो गया, और ये 1 आ जाएगा, तो कितना वैल्यू आ गया, ये आ गया g/4। इससे एक बात पता चलती है, डिफरेंस ज्यादा होगा कि कम होगा, तो इसका सही आंसर आएगा सर डिपेंड करेगा हाइट के ऊपर। अगर हाइट थोड़ी सी होगी तो कम डिफरेंस आएगा, हाइट काफी ज्यादा लोगे तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा। ये काफी ज्यादा डिफरेंस है। जी डैश कितना हो गया, अर्थ के सरफेस से 1/4 हो गया। मतलब तुम ऐसे सोचो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर एक घर बना हुआ है और बिल्डिंग से हम कूद जाते हैं नीचे को, तो हम नीचे को बहुत तेजी से भागेंगे, कितने एक्सेलरेशन से, इतने से। और अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर चले जाएं, कितना ऊपर, 6400 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, अब वहां से जंप मारे, जब वहां से जंप लगाएंगे ना तो हम नीचे को भाग रहे होंगे, लेकिन हम उतना तेजी से नहीं भागेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, अब की बारी 1/4 हो गया। बच्चों पहले बताओ समझ आया कि नहीं। वेरी वेरी लेस देन आर है, तो नियरली एच वेरी वेरी लेसर देन आर का मतलब हुआ आर की वैल्यू है 6400 किलोमीटर, तो वेरी लेसर मतलब कोई 100 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर को भी हम वेरी वेरी लेसर बोल सकते हैं एक बार को। अगर इतना है तो ऐसे वाले केस में हम लिख सकते हैं कि एच अपॉन आर क्या है, सही है। अच्छा एक काम करते हैं, हम थोड़ा इसको ऐसे लिखते हैं, क्या बोलते हो? कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। बच्चों का दिमाग खराब कि सर ये क्या हो गया, बायनोमियल थ्योरम। वेरी गुड। क्यों लगाई हमने बायनोमियल, क्योंकि आपको याद है ना 1 प्लस समथिंग होता था ना, यहाँ एक्स लिखते थे हम लोग, याद करो, मैं यहाँ पे लिखता हूं जिसको याद नहीं होगा। याद है कम से कम, ये अगर फॉर्मूला लगाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि वैल्यूज में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर करोगे सॉल्व नहीं होगा, लंबा सोल्यूशन जाएगा। ये अप्लाई करेंगे तो आंसर अच्छे से निकल के आएगा। कोई बोलता सर समझाओ, फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट h इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये ज्यादा हाइट तो नहीं है, तो काफी कम हाइट है, जल्दी से फाइंड करो पड़ेगा। बच्चा दिख रहा है, ये आएगा ना फॉर्मूला? यस सर। 1 माइनस 2 1 अपॉन आर की वैल्यू, सही है। मैंने यूनिट को चेंज नहीं करा, कारण ये भी किलोमीटर और ये भी किलोमीटर, सही है ना। इसको भी नहीं चेंज करा, इसको भी नहीं चेंज करा, रेशियो है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो आएगा g इंटू 1 माइनस 1 अपॉन, सही है। हमें वो जब तुम आंसर देखोगे उसमें जी नहीं लिखा होगा, ये लिखा होगा, तो हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा, सही है। अभी अगर हम डेप्थ पे जाएंगे तो भी जी पे फर्क पड़ता है। मतलब अगर हम किसी डेप्थ पे चले जाए, लेट अस से वी हैव अर्थ, ये हमारे पास अर्थ है और मैं इसमें टनल बनाते हैं। टनल कैसे बनाएंगे, हम इसको ऐसे कर देते हैं और हम ऐसे करके अंदर चले जाते हैं यहाँ कहीं, और हम यहाँ बैठे होते हैं। अब तुम देखना, जब हम यहाँ बैठे हैं तो हम अर्थ के सेंटर के ज्यादा क्लोज हैं, तो मतलब इसके इस पॉइंट पे जो इफेक्ट आएगा दैट विल नॉट बी द सेम एज इस वाले पॉइंट पे या इस वाले पॉइंट पे। सो हम इसे कहते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम डेप्थ। तो अर्थ के अंदर जब हम किसी गहराई में या डेप्थ में जाते हैं तो यहाँ पे जी की वैल्यू को कैलकुलेट करते होते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा।